What's up, CA finalist? Myself Abhishek Bansal. Welcome to Unacademy CA Final. यहाँ पर आपको एडुकेटर्स लाइव पढ़ा रहे हैं फॉर योर CA फाइनल कोर्स. जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. एंड अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए, काइंडली डाउनलोड द ऐप. एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये पूरी टीम है जो आपको CA फाइनल पढ़ा रही है. May 21 एंड ऑनवर्ड्स वालों, आपके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है. लाइव सेशंस हो रहे हैं रोज. आप प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं. जब प्लान सब्सक्राइब करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, काइंडली यूज अ कोड अभी CA. काइंडली यूज अ कोड अभी CA. When you use a code अभी CA, you will get 10% discount on Unacademy subscription. So guys, आज का जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लास्ट डे रिविजन, लास्ट डे सेक्शंस, क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए जो ज़्यादा रिपीटेटिव है. तो अपने ऑथर की बुक ले लीजिए या अपने नोट्स ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए. यहाँ से मैं एक एक चैप्टर घुमाता जाऊँगा एंड आपको टॉपिक बता जाऊँगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा कि हाँ ये अपने को एक बार पढ़ना है ढंग से. तारा मार लीजिए. रेड पेन, ग्रीन पेन होगा ही तुम्हारे पास, ठीक है. अपना फेवरेट कलर होता है ऑडिटर्स का. तो आई एम टेकिंग द बुक हियर. तो पहला अगर मैं चैप्टर बात करता हूँ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है. अपने टीचर की बुक में देखिएगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी, वहाँ पर सेक्शन बात करते जाइए. सेक्शन 128, 130, 131, 132. 132 आपका होगा नफरा वाला. नफरा वाले में जो अमेंडमेंट आई है ना अभी, कि अगर आपको नफरा डिस्क्वालीफाई करता है CA फॉर्म को, ठीक है, तो आप कहीं भी ऑडिटर नहीं बन सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते आप, बराबर. वो ध्यान रखना. वो अमेंडमेंट जो आई है RTP में, जो अमेंडमेंट दे रखी है वो. सेक्शन 135 CSR वाली बातें. एंड सेक्शन 136. देन नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं ऑडिटर्स की बात करूं तो 141 सबसेक्शन 3, अपना जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला है बच्चों, 141 सबसेक्शन 3, जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है ऑडिट के पेपर के लिए. फिर 140 सबसेक्शन 5, चेंज ऑफ ऑडिटर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल्स डायरेक्शन. 140 सबसेक्शन 5, चेंज ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल डायरेक्शन. 143 सबसेक्शन 12, फ्रॉड वाला. 143 सबसेक्शन 12, फ्रॉड वाला. एंड 148 कॉस्ट ऑडिट. ठीक है. 148 कॉस्ट ऑडिट की बातें. 148 कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट दोनों की बातें. ठीक है. ये हो गया आपको ऑडिटर्स का पार्ट. मतलब बाकी सब तो करना, पर इनको अच्छे से स्ट्रेस देके करना, ढंग से पढ़ना, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके. नाउ डिविडेंड में आप ये पढ़ लीजिए. टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 127. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑडिट ऑफ PSU. सो ऑडिट ऑफ PSU में एक आपको मिलेगा का आंसर, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग. ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, ये 4 पॉइंट आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, उसको मार्क कीजिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा. ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग. फिर न्यू सिलेबस आपके पेपर में आ चुका है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो ये आप अगर 143(1) वहां पढ़ रहे हो ऑडिटर्स वाले चैप्टर में, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं. तो इसलिए मैंने उसको वहां मार्क नहीं करा, क्योंकि ये इस चैप्टर के थ्रू आता है, PSU ऑडिट के थ्रू. देन फिर एक आंसर होगा आपका शॉर्ट नोट्स ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट. परफॉर्मेंस ऑडिट एग्जाम में आ चुके हैं. वो इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, 3 ही देखने पड़ते हैं. इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इसका आंसर. देन एक आंसर आपको मिलेगा रोल ऑफ कैग इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ये ओल्ड सिलेबस की PM में बहुत बार दे रखा है. सो भले आप ओल्ड हो, भले आप न्यू हो, दोनों में सप्लीमेंट्री ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट. बेटा सप्लीमेंट्री ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट का आंसर्स, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है. ठीक है, वो वाला आंसर सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट. ठीक है, ये रिवाइज करना है. ये रहा आंसर, जहां पर आपने को बोला गया है प्रोविजन कंटेन कंपनीज एक्ट एंड कैग का जो ड्यूटीज है. ठीक है. नेक्स्ट कारो. अभी नवंबर में तो बेटा कारो 16 एप्लीकेबल, 16 के 16 पॉइंट्स. नॉन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट्स हो गए आपके, एंड 16 के 16 पॉइंट, जिसमें से फिक्स एसेट्स, इन्वेंटरीज आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में. ठीक है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एग्जाम में आ चुका है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो वो तो पढ़ने पड़ेगा. कारो तो वैसे बचकाने पूरा कर लीजिएगा. कारो के बाद आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODR.
अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन है वो वाला आंसर पूरा, ठीक है। तो जिसमें इसमें जो अमेंडमेंट्स थी मई 20 की जो एग्जाम नहीं हुई थी, वो अमेंडमेंट्स नवंबर 20 में कैरी फॉरवर्ड हुई है। अपन ने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है, मैंने यूट्यूब पे लिया है, अनअकैडमी ऐप पे भी सेशन ले रखे, जिसने नहीं देखा है वहाँ से आप LODR की अपडेट्स ले लीजिएगा, पूरा सेशन लिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो ये करेंगे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पोजिशन। देन फिर LODR के हिसाब से ऑडिट कमेटी, LODR के हिसाब से ऑडिट कमेटी का आंसर, वो वाला आंसर। फिर एक आपको ऐसा आंसर मिलेगा, मैंडेटरी रिव्यू इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी, मैंडेटरी रिव्यू इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी, वो वाला आंसर। फिर एक आपको मिलेगा कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, वो वाला आंसर। अच्छा, इसमें ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 मार्क करो, ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177, ठीक है। तो या तो LODR की पूछेगा या तो 177 की पूछेगा, जनरली ज्यादा वेटेज 177 की होती है ऑडिट के पेपर में। यस, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 177 है वो ज्यादा आ जाता है, दैट वन। न्यू सिलेबस आपको आ चुका एग्जाम में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो वापस से आने के चांस है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आई है। इट इज एप्लीकेबल टू टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है वो। एंड ये व्हाट आर द सिचुएशन जहां पर ऑडिटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट लेता है। तो जो इतनी भी बातें अपन ने पढ़ रही है उसको खाली उल्टा करना होता है, ये आंसर रिपीटेटिव, रिपीटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी जो छोटी छोटी कमेटीज हैं, NRC हो गया, SRC हो गया, आई मीन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी, वो सब आपको MCQ के लिए काम की बातें हैं। डिस्क्रिप्टिव पता नहीं आएगा कि नहीं, बट जनरली ये जो मैंने आंसर था ये ज्यादा रिपीटेटिव है। नेक्स्ट, NBFC में आपको एक आंसर मिलेगा ऐसा आपकी टीचर की बुक में, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ NBFC, वो वाला आंसर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। फिर 4 आंसर मिलेंगे आपको, हायर परचेज एंड लीजिंग। तो अगर आप हायर परचेज करोगे तो लीजिंग वाला अपना पूछा, इक्विपमेंट लीजिंग वाला। अगर आप लोन वाला पढ़ोगे तो इन्वेस्टमेंट वाला अपना पूछा, मतलब वो ऑलमोस्ट मोटा माटी सेम दिखता है आपको। तो वही 4 में से अगर एक आ गया तो या तो ये आ सकता है। फिर ओल्ड सिलेबस आपका हॉट फेवरेट आंसर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय NBFC, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय NBFC हॉट फेवरेट आंसर है इंस्टीट्यूट का ओल्ड सिलेबस के लिए। तो न्यू में भी आ सकता है, भरोसा नहीं है। फिर एक ये आंसर आया हुआ एग्जाम में, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू RBI, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू RBI, ठीक है वो वाला आंसर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS ऑन NBFC, ये अपने MCQ में भी आ सकता है आपको, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS ऑन NBFCs, ठीक है। फिर एक आपको आंसर देखेगा वहां पर कि Schedule 3 की जो रिक्वायरमेंट्स है NBFC के लिए अलग है एंड नॉर्मल कंपनीज के लिए अलग है, वो आई थिंक आपको मॉडल में मिलेगा आपको आंसर, मॉडल में पीछे पीछे टुवर्ड्स द एंड आपको दिखेगा वो आंसर, वो ढंग से एक बार कर लीजिएगा। एक आंसर होगा Schedule 3 की रिक्वायरमेंट फॉर NBFC थोड़ी सी अलग हो जाती है नॉर्मल कंपनीज का एंड NBFC का, एक डिस्टिंग्विश है वहां पर, तो वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स NBFC चैप्टर फॉर यू। नेक्स्ट, सॉक्स में मैं जनरली बोलता बेटा ये कर लीजिए, मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स कर लीजिए, मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स एंड कोसो फ्रेमवर्क, सॉरी कोसो फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट में एक तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर बेटा, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर का आंसर शॉर्ट नोट वो हो सकता है आपको अलग से। देन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, या तो मैनेजमेंट ऑडिट का पूछ ले, ऑपरेशनल ऑडिट का पूछ ले, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट, ये रहा ओवरकमिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल ऑडिट में टाइप्स आ सकता है आपको, ऑपरेशनल ऑडिट में टाइप्स एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ज्यादा रिपीटेटिव है, इसको अच्छे से हेडिंग को रट्टा मार लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट रिपीटेटिव। Then this question responsibility of the stat auditor to review internal audit function, this you do with 610 also, पर ठीक है, पर ध्यान रखना ये चैप्टर का में भी है, 610 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन कर दें। देन इंश्योरेंस कंपनी में सॉल्वेंसी मार्जिन, सॉल्वेंसी मार्जिन इंश्योरेंस कंपनी में सॉल्वेंसी मार्जिन। फिर टाइप्स ऑफ आपको री इंश्योरेंस आ सकता है,
जैसे प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल का डिस्टिंग्विश एक बार आ गया, और एट द एंड वो डिस्टिंग्विश नहीं होता, आपको शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना पड़ता है प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल का डिस्टिंग्विश, ठीक है। देन अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ये आ चुका एग्जाम में, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, उसको मार्क कर लीजिए। फिर एक आंसर मिलेगा आपको एजेंट बैलेंस का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, टैक्सेस का, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव का, अपने को वाउचिंग वेरिफिकेशन करना होता है। सो एक कॉमन आंसर है मेरी बुक में, तो ये तो आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है वो आंसर भी कर लीजिएगा, वो उसमें से कुछ जनरल रिपीटेटिव इज एजेंट बैलेंस, रिपीटेटिव इज एजेंट बैलेंस। देन एक 64 VB मिलेगा आपको सेक्शन, व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम्स रिस्क और व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर क्लेम, 64 VB वाला आंसर, ठीक है। 64 VB वाला आंसर, अपन बोलते हैं कि जब तक पैसा आया है तब तक अपन क्लेम, तब तक पॉलिसी शुरू नहीं हुई है तब तक क्लेम आपका, अगर पॉलिसी शुरू होती तो ही आपका क्लेम मिलेगा आपको। तो वो जो क्वेश्चन है ओल्ड सिलेबस के पीएम में भी दे रखा है, बहुत बार किया हुआ भी आप लोग ने, वो वाला आंसर ये है, व्हेन डज एन इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम रिस्क, जिस दिन पैसा आता है उस दिन, ये वाला आंसर, ठीक है, इंश्योरेंस का। लाइबिलिटी में प्रोस्पेक्टस वाला आंसर, सेक्शन 34-35 वाला, व्हाट आर द रेमेडीज अगेंस्ट प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स ऑफ सिविल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है, वो वाला आंसर। एंड एक इनकम टैक्स, व्हाट आर द लायबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो अलग से 271J भी आ सकता है या इनकम टैक्स एक्ट की लायबिलिटी भी आ सकती है, ये वाला आंसर। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 142 आपको पहले बता दिया था मैंने करने के लिए। अगेन पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, वो ना फोकस ऑफ पीयर रिव्यू, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, वो वाला आंसर, या फिर अलग से पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता है, व्हाट डज पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, फोकस ऑफ पीयर रिव्यू। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड अलग से 4 मार्क के एग्जाम में आ चुका है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। देन एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट का आंसर रट्टा मान लीजिएगा, एमसीक्यू में भी काम आएगा, एंड अलग से एक बार एलिजिबिलिटी पीयर रिव्यू आ चुके एग्जाम में, तो वो भी काम का है आपको। प्रोसेस में जो रिपोर्टिंग का पार्ट है ना, इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, फॉलो ऑन रिपोर्ट, बराबर, तो वो वाला जो आंसर है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का, वो आंसर रिपीटेड 15 डेज को वहाँ पर याद रखिएगा, 15 डेज में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का जवाब देना पड़ता है। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय द पीयर रिव्यूअर, कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय द पीयर रिव्यूअर, वो ये वाला आंसर, और एक ये वाला, व्हाट एरियाज द पीयर रिव्यूअर शुड रिव्यू इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द पीयू, टुवर्ड्स द एंड आपके टीचर की बुक में मिलेगा आपको, अगर आप पीएम से पढ़ लो तो आपको लास्ट में मिलेगा, व्हाट एरियाज यू शुड रिव्यू इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पीयू, ठीक है, ये 4 पॉइंट है, ये लिखने पड़ेंगे आपको, पीयर रिव्यू हो गया, ठीक है। कंसोलिडेशन में बेटा पीसीए सीपीसीए वाला आंसर, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का शॉर्ट नोट्स, सीपीसीए मतलब करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का शॉर्ट नोट्स, वो वाला आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट वाला आंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेशन या फिर प्लानिंग द ऑडिट, ये वाला आंसर। रिपोर्टिंग का पार्ट एमसीक्यू के लिए पढ़ सकते, डिस्क्रिप्टिव आना बहुत डिफिकल्ट। फिर आपको मिलेगा एक्सेप्शंस टू कंसोलिडेशन, ओल्ड हो या न्यू हो, आपको इंड एस के तहत आपको एग्जाम्पशन, इंड एस के तहत आपको एग्जाम्पशन मिलती है, इंड एस के तहत आपको एग्जाम्पशन मिलती है, बराबर, इंड एस वाली जो एग्जाम्पशन इन्वेस्टमेंट है वो वाली आंसर, ठीक है, रिपीटेटिव इंपॉर्टेंट, ठीक है, डन। तो ये आपका हो गया ऑडिट ऑफ सीएफएस वाला। देन इन्वेस्टिगेशन में जो लॉ का पार्ट है गाइज, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप नेक्स्ट पेपर के लिए भी पढ़ोगे, तो हाथ का अभी पढ़ लेंगे, तो लॉ में आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ऑडिट, इसमें आपको एक आंसर मिलेगा ऐसा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड स्पेसिफिकली फॉर कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, डेटर्स लेजर, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक। रिपीटेटिवली लास्ट 2 अटेम्प्ट से अपने को स्टॉक दिख रहा है वाला, तो स्टॉक वाला आंसर, क्रेडिटर्स वाला आंसर, ये दोनों ज़्यादा दिख रहे हैं, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक वाला आंसर, तो ये इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल टू और अ फर्म टू बाय अ बिजनेस, फिर एक वो लोन वाला आंसर होगा, जब बैंक को लोन देना होता है तो क्या क्या फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं, तो ये आंसर कुछ रिपीटेटिव है इन्वेस्टिगेशन से। इफ यू टॉक अबाउट ड्यू डिलिजेंस, तो एक आंसर होगा कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ये वाला आंसर। तो हियर यू हैव कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ये पढ़ लीजिएगा, डन। नेक्स्ट
फिजिकल ऑडिट तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ऑडिट का डीटी का बात करो, आप आईडीटी का बात करो, मतलब बेसिक 44 एबी वाला बात करो, या जीएसटी ऑडिट की बात करो, पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, क्या क्या छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना भाई, इसको तो ढंग से कर देना। टैक्स ऑडिट की मैंने क्लॉजेस ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखा है अनअकैडमी चैनल, इसी चैनल पर, तो आप वहाँ पर से वो देख लीजिए, सारे क्लॉजेस हाँ क्या याद हो जाएंगे हाथ के हाथ। ठीक है, बैंक ऑडिट। ठीक है, हाउ वुड यू वेरीफाई बैलेंस इन अकाउंट्स ऑफ बैंक सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट। फिर exceptions to the general rule of treating advances NPA. Then contingent liability. Describe about the procedure for audit of contingent liabilities. वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट आपको एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है, वोस्त्रो नोस्त्रो आपको एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है। फिर रिवर्सल ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट, रिपीटेटिव रिवर्सल ऑफ इनकम गाइस, रिवर्सल ऑफ इनकम को तारा मार दीजिएगा। देन evaluation of ICS in the area of credit card operations of bank. Credit card operations very repetitive. Credit card operations. फिर criteria for NPS. Criteria for NPS वो आपको बताऊंगा ना, वो 2 क्रॉप सीजन 1 क्रॉप सीजन एग्रीकल्चर वाला, क्योंकि वो अलग से भी आता है एग्जाम में, तो वो इंपॉर्टेंट है। देन ये वाला आंसर ये, व्हाट आर द एनपीए नॉर्म्स फॉर एडवांस बाय सीजीएसजी, तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन और एडवांसेस नॉर्म्स फॉर आई मीन एनपीए नॉर्म्स फॉर सीजीएसजी वाला, ये दो आंसर बहुत रिपीटेटिव है, इनको तारा मारिए बस। देन रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में आपको एक आंसर मिलेगा, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये हम जब पढ़ रहे थे रिपीटेशन देख रहे थे कितने बार आया एग्जाम में, 2 बार रिपीट हो चुका है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो ये आपको ऐसे 315 330 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देन कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड हिज रिस्पॉन्सेज टू सच रिस्क, ऐसे 315 330 के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर। कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड हिज रिस्पॉन्सेज, मतलब वो 330, 315 फर्स्ट पार्ट है, 330 दूसरा पार्ट है आपका। फिर what are the factors to be considered in the development of overall audit plan, what are the factors to be considered in the development of overall audit plan। ठीक है, तो ये वाला आंसर रिपीटेटिव। फिर ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी का मैंने कहा था कॉमन आंसर बना लो, तो वही जो कोड वहां पर यूज करोगे वो यहाँ यूज कर लेना, फोटो खींच लीजिए आप इसका। ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान का एक आंसर आपको मिल सकता है इस चैप्टर से। देन ये भी रिपीटेटिव, what are the factors to be evaluated to assess the inherent risk, तो 2 लेवल पे होता है, द लेवल ऑफ एफएस एंड एट द लेवल ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव, फोटो खींच लीजिए इसका भी। रिस्क बेस्ड ऑडिट आरबीए, रिस्क बेस्ड ऑडिट एग्जाम में आ चुका है, ये भी रिस्क बेस्ड ऑडिट। फिर ऑल द आईपीसीसी पीपल जो अपन पढ़ चुके हैं, आंसर कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम, लास्ट सत्र में भी आया था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी का भी आ जाएगा, हॉस्पिटल का आ जाएगा, आपको स्कूल का आ जाएगा, कॉलेज का आ जाएगा, क्या करना है कैसे करना है, ये आंसर देखेंगे आप। कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम। जिसके पास नहीं है ये वाला आंसर, बेटा फोटो खींचते जाइए आप फिर। देन एरियाज फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन सीआईएस एनवायरमेंट, तो 315 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। टॉप से इसको बोलते हैं अपन, कॉप्स बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कोड यूज कर रहे हैं अपन। देन ये रहा वेरियस स्टेजेस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एक आंसर इंपॉर्टेंट है। देन आईएफसी आईसीएफआर का बेटा डिस्टिंग्विश व्हाट इज आईएफसी एंड व्हाट इज आईसीएफआर, ये ओल्ड सिलेबस में आ चुका है एग्जाम में। आप जो भी ऑथर फॉलो कर रहे हैं वहां पर भी आपको मिलेगा, या आपको ऑडिटर्स वाले चैप्टर में मिल सकता है आईएफसी एंड आईसीएफआर। फिर एग्जामिशन वाला पॉइंट, टू whom एफसीआर डज नॉट अप्लाई, आई मीन आईएफसी डज नॉट अप्लाई, तो ये एग्जामिशन वाला पार्ट ये काम करेगा आपका, फोटो खींच लीजिए।
कोड ऑफ एथिक्स में थ्रेट्स वाला आंसर गाइस, थ्रेट्स वाला आंसर आपका, एंड देन एक वो सेपरेट सी इंचार्ज ब्रांच वाला आंसर, सेक्शन 27 जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, सेपरेट सी इंचार्ज फॉर ब्रांच, वो वाला आंसर। फिर 34 क्लॉज इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, जिसमें आपको पता है पार्ट 1 के क्लॉज 6 एंड 7, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 6 एंड 7 सॉलिसिटिंग वाला पॉइंट रिपीटेटिव है, ठीक है, 6 में एडवर्टीजमेंट वाला रिपीटेटिव है, उनको ढंग से कोड ऑफ एथिक्स पूरा होना चाहिए। मेरे को 16 में से 16 मार्क्स है ये कोड ऑफ एथिक्स में, 16 में से 16 मार्क्स है मेरे को कोड ऑफ एथिक्स में, ठीक है। देन ओल्ड सिलेबस कॉस्ट ऑडिट के लिए, ओल्ड सिलेबस ओनली ओल्ड सिलेबस, पर्पज इज सर्व बाय कॉस्ट ऑडिटर, एंड इंपॉर्टेंस किस किस को इंपॉर्टेंट है, वो मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर को इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट, कुछ भी आ सकता है इसमें से, या ज़्यादा सेक्शन 148 भी पूछ सकता है वो लोग आपको। व्हाट इज ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट आंसर व्हाट इज ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बस बहुत है। सोसाइटी के लिए, कॉर्पोरेट सोसाइटी की जब बात करें, ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस गाइस, ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या नाम से करोगे आप, इन्वेस्टमेंट ओवरड्यू डेट्स, इन्वेस्टमेंट ओवरड्यू डेट्स, overdue interest certification of bad debts, overdue interest certification of bad debts, then adherence to cooperative principles, provisions and rules, नेक्स्ट आंसर मिलेगा आपको स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। फिर व्हाट आर द स्केड्यूल्स टू द रिपोर्ट, व्हाट आर द स्केड्यूल्स टू द रिपोर्ट, फिर एक स्पेशल ऑडिट का आंसर मिलेगा आपको, स्पेशल ऑडिट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, स्पेशल ऑडिट एंड रेस्ट्रिक्शन शेयर होल्डिंग, ये दो चैप्टर खाली स्पेसिफिकली ओल्ड सिलेबस के लिए है। कॉस्ट ऑडिट में 148 सेक्शन ज़्यादा वेटेज कैरी करता है एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, ध्यान रखना। न्यू सिलेबस फॉरेंसिक ऑडिट, डेफिनेशन ओनली फॉर न्यू सिलेबस, ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड ऑडिटिंग, रेड फ्लैग्स, डिस्टिंग्विश आपका हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेंसिक ऑडिट एंड नॉर्मल ऑडिट। देन व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, तो टेक्निक में कुछ भी पूछ सकता है अलग से, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टेक्निक आ सकती है आपके, कोई भी दो टेक्निक आपको, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, डेटा माइनिंग, कोई भी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। फिर एक आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, एनालिसिस किस किस का करना चाहिए उसको, फॉरेंसिक ऑडिटर को एनालिसिस किस किस का करना चाहिए, आपको मिलेगा आंसर व्हेन यू डू प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट में आपको मिलेगा परफॉर्मिंग द एनालिसिस, तो अलग से आपको पॉइंट आएगा कि बीइंग अ फॉरेंसिक ऑडिटर कैसे कैसे आप एनालाइज करोगे, ठीक है, तो परफॉर्मिंग द एनालिसिस। देन क्वालिटी रिव्यू का छोड़ना छोड़ लो, खाली ऊपर से रीड कर लें, क्योंकि पीयर रिव्यू के ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, पीयर रिव्यू ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। खाली ये देख लीजिएगा अपन कैसे सिलेक्ट करते हैं ऑडिट फर्म को क्वालिटी रिव्यू के लिए, क्वालिटी रिव्यू इज ओनली फॉर न्यू सिलेबस गाइस, न्यू सिलेबस। बाकी मोटा मोटा इसके आंसर सारे सेम ही है जो पीयर रिव्यू के हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, रियल टाइम आईटी कंपोनेंट्स, रियल टाइम आईटी कंपोनेंट्स, एक ही आंसर। ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ईआरएम। देन ईएलसी एंड पीएलसी एंटिटी लेवल रिस्क एंड वो प्रोसेस लेवल रिस्क जो थे हमारे, ईएलसी में एंटिटी लेवल कंट्रोल्स एंड वहां पर वो प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स। फिर कार्ट कहां का यूज होता है, कार्ट कहां का यूज होता है, 8 वाला आंसर। फिर गाइडेंस नोट, आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कौन कौन से गाइडेंस, कोई भी 3-4 याद कर लेते हैं, कोई भी 3-4 आपको थ्योरी के लिए काम आ जाएगा। देन व्हेन टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स, मैंने एक चार्ट बना रखा है जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि रिपीटेशन कौन कौन से, तो मई 17 से चार्ट है, मई 17 से, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला जो चार्ट है, मई 17 में ये स्टैंडर्ड्स आए थे, नवंबर 17 में ये आए थे, मई 18 एन मतलब न्यू सिलेबस में ये स्टैंडर्ड्स आए थे, नवंबर 18 में ये आए थे, मई 19, नवंबर 19,
जो मैंने बॉक्स कर रखा है ऐसे 800 3400 वो अभी सिलेबस मैंने वो हटा दिया गया, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, यही देख लीजिए वो रिपीट है। तो हॉट फेवरेट कौन से आपके 600, अच्छा मैंने से 700 706 मतलब वो रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया होगा। 315 330 एक ही क्वेश्चन में आया होगा। 530 500 में 500 आपको रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया होगा, ठीक है। सो मेन देखो 560 570 299 560 570 299, ठीक है। नवंबर 19 तक का आपका बना रखा है मैंने यहाँ पर। नीचे वो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, नीचे वो ओल्ड सिलेबस वाले हैं। I would request each one of you to do all this standards thoroughly. 2410 भी अभी नहीं है एग्जाम में, अभी सिलेबस में है नहीं अपने को। 299 560 570 505, ठीक है, आपका 402, ये सब रिपीटेटिव आपके। 701 को अच्छे से करके जाएगा बच्चों, 701 को, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस कैरी करेगा, क्योंकि वो अमेंडमेंट का पार्ट है आपका, न्यू ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका फोटो खींच सकते, इतना करके जाइए। जितना मैंने इंपॉर्टेंट बोला बेटा आप उसको रिपीट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक इट, डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। कोशिश यही रहनी चाहिए, अब की बार हम पार, अब की बार हम पार। तो गाइस दिल से दुआ है कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सब पास होने चाहिए। आई नो प्रैक्टिकली वो हम सबको पता क्या होता है, जी तोड़ मेहनत कर लो, हो जाएगा। जितना भी आपको इंपॉर्टेंट पता है उन्हीं को आप रिपीट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। एंड ध्यान रखना लास्ट डे तक लड़ना है अपने को, होगा। जो पैनिक ऑडिट का वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए आपका, डरना नहीं है आपको। FR SFM इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जहाँ पर आप फुल कंफर्म आपको एग्जामिशन आनी चाहिए। इस बार ऑडिट में भी एग्जामिशन आएगी, इस बार आपको ऑडिट में भी एग्जामिशन आएगी, ठीक है। चलो चलता हूँ, दुआ में रखना। हो सके तो सबको वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जो भी एग्जाम में होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, एंड जो यूट्यूब नहीं होंगे, जिन्होंने इंटरनेट डिलीट कर रखा होगा, यूट्यूब वीडियो डिलीट कर रखा होगा, फ़ोन बंद कर रखा होगा, उनको ही बता दीजिएगा भैया इस जितने भी इंपॉर्टेंस बताया आपको उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ये सारी इंपॉर्टेंस आपको मैंने पास पेपर्स के पैटर्न से बताई है, और जो ज़्यादा आपको रिपीटेशन दिखती है मॉक में, RTP में, बस आई वुड से इतना तो कर लो, इतना तो कर लो। स्टडी विद 100% एक्यूरेसी। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टडी 85% ऑफ योर सिलेबस विथ 100% एक्यूरेसी टू अटेम्प्ट 120%, टू अटेम्प्ट 120%, गेट 70%। ओवरहेड से इंग्लिश में बोला है, नहीं समझा होगा। स्टडी 85% ऑफ सिलेबस विथ 100% एक्यूरेसी टू अटेम्प्ट 120%, टू गेट 70%। मैंने एम फॉर 70% ऑफ मार्क्स, एटलीस्ट आई विल गेट 60-65। ठीक है, सोच बड़ी रखोगे लाइफ बन जाएगी। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, ढंग से कर लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो बिंदास पूछ लीजिएगा। अच्छा, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप जब जिस दिन SFM देकर आएंगे, जिस दिन आप SFM देख जाएंगे, उस दिन आई ट्राई टू कीप अ रिविजन सेशन क्विकली ऑफ अदर टॉपिक, बिकॉज स्टैंडर्ड्स और एथिक्स सब लोग अच्छे से कर ही लेते हैं, कम्युनिटी भी सबका स्ट्रॉन्ग होता ही है। अदर चैप्टर्स का अपन एक रिविजन रखेंगे 2-2.5 घंटे का, फटाफट क्विक रिकैप ऑफ ऑल द रिविजन, नो बकवास, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, फटाफट क्विक रिकैप। ठीक है, नॉट कन्फर्म, नॉट कमिटेड, बट आई डेफिनेटली ट्राई। जो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको लगे। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।